बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू अल्केन लेके आया हूँ। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू अल्केन लेके हाजिर हुआ हूँ। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो हमें अल्केन के बारे में पता होना चाहिए कि अल्कीन्स क्या होते हैं। तो अल्कीन पहले नंबर पे याद रखेंगे, ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है? वो कंपाउंड जिनमें एटलीस्ट एक सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक डबल बॉन्ड वाला मेंबर है। तो इसमें यानी कार्बन टू कार्बन, यानी कार्बन की जो वैलेंसी है वो कम से कम डबल बॉन्ड से फिल की गई होती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और यानी आप देखें तो यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ गया है, तो इस वजह से इनको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम देंगे। अब ये डबल बॉन्ड के बिहाफ पे इनकी कई टाइप हो सकती हैं। नंबर वन, इनको हम लोग मोनोइंस कह सकते हैं, और इसी तरह से इन्हें हम लोग डाईईन्स कह सकते हैं, और इसी तरह से इन्हें हम लोग ट्राईईन्स कह सकते हैं। इसका क्या मतलब है? मोनोइन वो कंपाउंड जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा उन्हें हम मोनोइन्स कहेंगे। जिनमें कम से कम दो डबल बॉन्ड होंगे उन्हें हम डाईईन्स कहेंगे। जिनमें तीन डबल बॉन्ड होंगे उन्हें हम लोग ट्राईईन्स का नाम देंगे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है इस कंपाउंड के अंदर, तो इस वजह से फिर ये हमारे पास क्या हो गया? मोनोइन्स है। यानी जो अल्कीन है वो एक मोनोइन कंपाउंड है। अच्छा जी, उसके बाद आपने याद रखना है कि जो अल्कीन्स हैं सॉरी, इन्हें हम लोग एक और नाम भी देते हैं, ओलिफिन्स। इन्हें ओलिफिन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो इनिशियल मेंबर हैं क्योंकि इनके जो इनिशियल मेंबर्स हैं जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑयली लेयर बनाते हैं। इस वजह से इन्हें हम ओलिफिन्स कहते हैं। ऑयली लेयर वाले कंपाउंड यानी ओलिफिन्स का लिटरली मीनिंग क्या हुआ? ऑयल जनरेटेड कंपाउंड। इसी तरह से फिर ये वाले जो कंपाउंड है इनका जो जनरल फार्मूला यानी मोनोइंस, चूँकि हम डिस्कस करेंगे, तो मोनोइन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n। अब इसका फार्मूले से अगर आप देखें तो इनमें अल्केन की निस्बत दो हाइड्रोजन कम होंगे। यानी ये जो फार्मूला है उसमें अगर आप देखें तो दो हाइड्रोजन अल्केन की निस्बत कम हैं। जबकि अगर आप अल्केन का जनरल फार्मूला देखें वो था CnH2n+2। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो ये है CnH2n+2, और अगर आप इसका फार्मूला देखें तो वो हमारे पास क्या है? CnH2n। यानी अल्केन की निस्बत इसके अंदर हाइड्रोजन कम होती है, तो हम ये कहेंगे अल्कीन्स हैव लेस हाइड्रोजन देन
अल्केन्स, यानी अल्केन की निस्बत अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन कम होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की। तो हमारे पास है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास आ जाते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में वैसे इसके तो काफ़ी ज़्यादा मेथड हैं, लेकिन हमारी बुक पे यानी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ 5 हैं। तो पहला नंबर पे है आपके पास डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। जो हमारे पास पहला मेथड है वो है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड। डी हाइड्रो याद रखें इसका एक और नाम भी है, इसको हम लोग अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम भी दे सकते हैं। अब अल्फ़ा बीटा से क्या मुराद है, सबसे पहले हम लोग चलते हैं अल्काइल हेलाइड की तरफ। तो अगर आप देखें तो ये है आपके पास कोई एक अल्काइल हेलाइड आ गया ये हमारे पास है प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, ठीक है। तो इसको हम लोग KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे और ये रिएक्शन होगा अल्कोहल की मौजूदगी में। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो हमें अल्फ़ा साइड का देखना है। वो कार्बन जो हेलोजन के साथ होगा उसे हम अल्फ़ा कार्बन का नाम देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अल्फ़ा कार्बन होगी और अल्फ़ा कार्बन के साथ जो नेक्स्ट कार्बन होगी वो होगी हमारे पास बीटा कार्बन। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसको हम अल्फ़ा और बीटा एलिमिनेशन का नाम क्यों देंगे। तो हमारे पास है इस साइड से, इस कार्बन से, अल्फ़ा कार्बन से हम लोग हेलोजन रिमूव करेंगे। जैसे ही हेलोजन रिमूव होगी तो बीटा कार्बन की तरफ से हम लोग हाइड्रोजन भी रिमूव करेंगे। और यहाँ पे देखें आपके पास RCH डबल बॉन्ड CH2, यानी देखें इस कार्बन से हेलोजन की रिमूवल होगी और इस कार्बन से हाइड्रोजन की रिमूवल होगी। तो हमारे पास क्या बना, KCl प्लस H2O, ठीक है। तो यानी दो साइड से हमारे पास रिमूवल हुई है, एक अल्फ़ा हाइड्रोजन कार्बन से हेलोजन की रिमूवल हुई है और दूसरा आपके पास बीटा कार्बन से हाइड्रोजन की रिमूवल हुई है। तो इस लिहाज से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये तो हो गया हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल के हवाले से। याद रखें इसी तरह से हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल, सॉरी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो अगर आप देखेंगे आपके पास CH है एक आपके पास ये साइड है। चलिए हम इसको ऐसे जनरल फार्मूला लिखने की बजाय, ये आपके पास एक मेंबर देखें, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक ये जो कार्बन है जिसके साथ हेलोजन अटैच है वो हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है। और इसी तरह से अब आपके पास बीटा कार्बन 2 होगी। इस अल्फ़ा कार्बन के साथ एक कार्बन ये वाली है, तो एक आपके पास बीटा कार्बन ये वाली है। और इसी तरह से ये भी तो बीटा कार्बन ही कंसीडर की जाएगी, यानी बीटा कार्बन आपके पास 2 हो जाएंगे। जब आप इसको KOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल की मौजूदगी में, या KOH अल्कोहलिक फॉर्म में होगी अगर, तो हमारे पास अब यहाँ पे देखें कि बीटा साइड से इधर से भी हम हाइड्रोजन मूव कर सकते हैं और इधर से भी हम हाइड्रोजन की रिमूवल कर सकते हैं। तो आपके पास आ गया CH3C डबल बॉन्ड और CH2, यानी हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन की रिमूवल की, हमने यहाँ से हाइड्रोजन की रिमूवल की है और इसी तरह से इस साइड से हमने हाइड्रोजन की रिमूवल कर दी। तो CH2 हो गया प्लस KCl
प्लस H2O। ठीक हो गया। अब इसी तरह से एक और हमारे पास केस आता है जिसमें आप टर्शरी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लेने की बजाय आपके पास प्रोपेन है, ये आप देखेंगे प्रोपेन है, सेकेंडरी प्रोपेन। तो प्रोपेन से आपके पास प्रोडक्ट्स अगर देखा जाए तो यहाँ से भी आपके पास प्रोडक्ट सेम है। अगर आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, या ये कह लें कि आप यहाँ पे मैं आर की जगह में CH3 अगर लिख दूँ और इधर भी आर की जगह पे मैं CH3 लिख दूँ, तो आपके पास प्रोडक्ट दोनों की सेम सेम आ रही है। यानी अगर आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, 1। यानी मैं नाम भी लिख देता हूँ। तो ये आपके पास है प्राइमरी, या फिर इसे हम लोग 1 अल्काइल हैलाइड कह सकते हैं, प्राइमरी प्रोपानोल, प्रोपाइल अल्काइल हैलाइड, प्रोपाइल हैलाइड। ये आपके पास प्राइमरी या 1 प्रोपाइल है। प्राइमरी की बजाय हम लोग इसको क्या नाम दे देते हैं, 1 प्रोपाइल क्लोराइड है। और इससे आपके पास जो प्रोडक्ट बनी वो क्या बनी, 1 प्रोपीन, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है ना वो पहली पोजीशन पे आ गया। इसी तरह से ये आपके पास है 2 प्रोपाइल क्लोराइड। अगर आप इस 2 प्रोपाइल क्लोराइड को देखते हैं तो इससे भी आपके पास जो प्रोडक्ट आ रही है वो क्या आ रही है, 1 प्रोपीन। यानी आपको यहाँ से MCQs भी आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट। तो जब 1 प्रोपाइल क्लोराइड की हम एलिमिनेशन करेंगे तो तब भी आपके पास प्रोडक्ट यही है, और अगर आप 2 प्रोपाइल क्लोराइड की रिमूवल करते हैं तो तब भी आपके पास प्रोडक्ट सेम ही होगी। अब केस एक ऐसा आ गया है जिसमें आपके पास हमारे पास है 2 ब्यूटाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास है कि आपकी अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन अब यहाँ पे 2 हैं। तो एक बीटा कार्बन ऐसी है जिसमें हाइड्रोजन की तादाद 2 है, और एक बीटा कार्बन ऐसी है जिसमें हाइड्रोजन की तादाद 3 है। अब यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट 2 तरह की बन सकती हैं। यानी मैं आपके पास प्रोडक्ट दोनों ही बना के दिखाता हूँ। तो कैसी प्रोडक्ट होगी, ये रिएक्शन करेंगे KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो आपके पास जो प्रोडक्ट हैं वो 2 तरह की हैं। एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें CH2 डबल बॉन्ड, CH, CH2 और CH3 है। और एक आपके पास प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें CH3, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। यानी आपके पास जो प्रोडक्ट बन रही हैं वो 2 आ रही हैं। एक आपके पास है 1 ब्यूटीन, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 2 ब्यूटीन। अब इनमें से हमें जो प्रोडक्ट असल वाली है, जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगी वो कौन सी होगी। यानी आपके पास अगर ऐसा केस आ जाए जिसमें बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन की तादाद कम है, यानी एक साइड पे बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन की तादाद 2 है और एक साइड पे बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन की तादाद 3 है, तो फिर हम लोग जो मेजर प्रोडक्ट होगी वो हमारी कौन सी होगी। तो इस मेजर प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए आपके पास एक रूल आता है जिसे हम नाम देते हैं सेट्ज़ेफ रूल। सेट्ज़ेफ रूल हमें क्या बताता है, सेट्ज़ेफ हमें फेवर्ड अल्कीन की प्रेडिक्शन बताती है।
ये हमें एक फेवर्ड अल्कीन प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है। यानी जो सिरज़फ रूल है, ये सिरज़फ एक साइंटिस्ट था जिसने ये रूल बनाया। उसने ये प्रेडिक्शन दी कि ऐसी बीटा कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन की तादाद कम होगी, हमेशा उसमें से प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। जो आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी वो हमेशा उस कंपाउंड की होगी जिसके साथ बीटा कार्बन की तादाद कम होगी। यानी आपके पास अगर केस ऐसा आ गया है जिसमें बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन की तादाद डिफरेंट है, एक साइड पे बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन की तादाद 2 है और एक साइड पे 3 है, तो अब इन दोनों में से जो आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी वो कौन सी होगी, वो हमेशा याद रखें। जो सिरज़फ रूल हमें बताता है वो ये कहता है कि जो बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन की तादाद जिसकी कम होगी, हमेशा उसके साथ ही या वो आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी। तो इस लिहाज से अगर आप देखा है तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट फिर क्या होगी, 2 ब्यूटीन होगी। और ये आपकी क्या होगी, माइनर प्रोडक्ट होगी। यानी मेजर प्रोडक्ट क्या लेंगे, हो सकता है कि यहाँ पे जो आपके पास मेजर प्रोडक्ट आपकी बनेगी वो हो सकता है 95% हो, और ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5% तक हो सकती है। तो ये था हमारे पास सिरज़फ रूल के मुताबिक एलिमिनेशन। तो याद रखना है आपने, जब भी हम एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर आपके पास कोई केस ऐसा आ जाता है जिसमें बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन की तादाद डिफरेंट होगी, या हाइड्रोजन की एक साइड पे तादाद कम है और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा है, तो हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन में हमें जो मेजर प्रोडक्ट मिलेगी वो कौन सी होगी, जिसका बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन की तादाद कम होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो नंबर 2 हमारे पास है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे आप, आपके पास 3 तरह के कंपाउंड थे अल्काइल हैलाइड के अंदर। तो रिएक्टिविटी जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड की होगी वो फिर आपने याद रखनी है। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो किन के अंदर होंगी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड में होंगी, और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो रिएक्टिविटी होगी वो किसकी होगी, सेकेंडरी की। और लास्ट पे यानी जो आपके पास रिएक्टिविटी होगी वो किसकी होगी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो आपके पास 3 तरह की रिएक्टिविटी के लिहाज से कंपाउंड है। जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होंगे वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड उससे कम रिएक्टिव होंगे, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे ही कम होंगे। तो इसकी वजह याद रखें कि टर्शियरी यानी जो रिएक्टिविटी का ताल्लुक होता है वो किसके साथ होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन रिएक्टिविटी का ताल्लुक हमेशा याद रखना है आपने, वो डिपेंड करता है कार्बोकैटाइन स्टेबलाइजेशन पे। कार्बोकैटाइन की स्टेबलाइजेशन के ऊपर होता है। तो याद रखें जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है उसको स्टेबल सबसे ज़्यादा वो इजीली स्टेबलाइज हो जाती है। तो इसके स्टेबल होने की वजह देख लें, तो आपके पास ये है यानी इसको मैं आयोनाइज करूँगा, तो आयोनाइज करने के बाद जो आपके पास स्टेबलाइज्ड तो यहाँ पे देखें कि एक आपके पास ये कार्बोकैटाइन डेवलप हुआ, तो इस कार्बोकैटाइन को स्टेबल कौन करेगा, यहाँ पे स्टेबल करने के लिए आपके पास है मिथाइल ग्रुप। ये आप याद रखें कि जो मिथाइल ग्रुप हैं, एक मिथाइल ग्रुप ये है, दूसरा मिथाइल ग्रुप ये है, तीसरा मिथाइल ग्रुप ये है। तो टर्शरी कार्बोकैटाइन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस सेंट्रल कार्बन को जल्दी स्टेबलाइज कर देंगे। इसके बरक्स आप अगर देखें सेकेंडरी में तो सेकेंडरी के अंदर सेकेंडरी 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो इस वजह से उसकी स्टेबलाइजेशन 3 मिथाइल ग्रुप की निस्बत क्या होगी, कम होगी। और अगर आप प्राइमरी को देखें
तो प्राइमरी के अंदर ये आपके पास एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का था कंपाउंड। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है, तो इसमें एक मिथाइल ग्रुप जो है ना वो कम स्टेबल करेगा, जबकि दो मिथाइल ग्रुप ज़्यादा स्टेबल करेंगे, और तीन मिथाइल ग्रुप अगर होंगे तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल करेंगे। तो मीन ये है कि जो स्टेबलाइज होगा उतना ही ज़्यादा वो रिएक्टिव कंसीडर किया जाएगा, उसकी रीअरेंजमेंट होने का टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा और आगे प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपके पास तीन तरह के जो कंपाउंड हैं वो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा के साबित कर दिया कि जो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होते हैं उनमें स्टेबलाइजेशन इजीली क्रिएट हो सकती है, तीन क्योंकि मिथाइल ग्रुप है। सेकेंडरी में दो मिथाइल ग्रुप होने की वजह से स्टेबलाइजेशन इसकी निस्बत कम होगी। प्राइमरी में एक मिथाइल ग्रुप है तो स्टेबलाइजेशन बाकी दोनों की निस्बत सबसे कम होगी। इस वजह से इसकी जो प्रोडक्ट होंगी वो उतनी ही डिले होती चली जाएगी जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप कम होते चले जाएंगे। अच्छा जी, हम नेक्स्ट बात करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये भी एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसे भी हम लोग अल्फ़ाबेट एलिमिनेशन का नाम ही दे सकते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करने के लिए आप याद रखें, अगर हम डिहाइड्रेशन करना चाहते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर करना चाहते हैं अल्कोहल की, तो वो बहुत से कम कैटलिस्ट की मौजूदगी में, जैसे कि आपके पास Al2O3 है, फिर इसी तरह से H2SO4 है, इस तरह से V2O5 है, और इसी तरह से आपके पास H3PO4। ये कुछ कैटलिस्ट हैं, हम इनकी मदद से भी डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आसानी के साथ डिहाइड्रेशन हो सकती है वो हमारे पास कौन सी है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है। तो सबसे पहले आप देखें जी, यहाँ पे भी तीन तरह के एल्काइल हैलाइड, जैसे एल्काइल हैलाइड तीन तरह के थे, इसी तरह से यहाँ पे भी तीन तरह के अल्कोहल्स होते हैं हमारे पास। तो हम प्राइमरी से स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल का सबसे कम होता है। तो जो सबसे ज़्यादा आपके पास रिएक्टिविटी होगी तो टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपके पास सेकेंडरी आ जाते हैं और लास्ट में आपके पास प्राइमरी अल्कोहल आ जाते हैं। यानी तीन तरह के अल्कोहल हैं, तो टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, प्राइमरी सेकेंडरी की उससे कम होगी और प्राइमरी की सबसे कम होगी। तो जैसे ही हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, अल्कोहल की जो कंसनट्रेशन हमें यूज़ करनी पड़ रही है वो 75% यूज़ करनी पड़ रही है, और इस यानी सल्फ्यूरिक एसिड की जो हमें यहाँ पे कंसनट्रेशन यूज़ करनी पड़ रही है वो कितनी यूज़ करनी पड़ रही है, 75% तक यूज़ कर रहे हैं। और हमें जो टेम्परेचर चाहिए वो कितना है, 160 से लेके 180 डिग्री सेल्सियस तक की ज़रूरत होती है। तो फिर हमारे पास देखें, यहाँ पे जिसके साथ OH ग्रुप अटैच होगा, जिस कार्बन के साथ, यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, इसके साथ ये OH ग्रुप है, तो जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होगा वो कार्बन अल्फ़ा कार्बन होगा, और अल्फ़ा कार्बन के साथ जो कार्बन होगा वो बीटा कार्बन होगा। तो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, यहाँ पे भी वाटर बनेगा। इसी तरह से हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल में आप देखें तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास है जी वो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। तो यहाँ पे हमें जैसे ही सेकेंडरी अल्कोहल आया तो उसकी चूँकि रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे जो अल्कोहल की सल्फ्यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन यूज़ करनी पड़ती है वो कितनी है, 60% है, और जो हमें टेम्परेचर यहाँ पे रिक्वायर है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस।
ये आपके पास जो टेम्परेचर होता है वो 140 से अमूमन हम यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे भी देखें आपके पास दो तरह के अल्कोहल्स हैं, तो दो तरह के कंपाउंड यहाँ पे जनरेट हो सकती हैं, बल्कि सॉरी ये आपके पास अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन के साथ एक बीटा कार्बन ये है और दूसरा बीटा कार्बन ये है। तो एलिमिनेशन यहाँ पे दोनों तरह से हो सकती है, दोनों तरफ से। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये 2 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको CH2 और CH3 यानी इसको हम प्रोपानोल यूज़ कर लें, 1 प्रोपानोल। तो यहाँ में देखिए मैं इसका नाम लिख रहा हूँ 1 प्रोपानोल और ये आपके पास है 2 प्रोपानोल। तो यहाँ पे जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, प्लस H2O और यहाँ पे भी आपके पास जो प्रोडक्ट बनी है वो क्या है 1 प्रोपीन और इधर भी आपके पास जो प्रोडक्ट बनी है वो क्या है 1 प्रोपीन। इट मीन के आपके पास अगर प्राइमरी अल्कोहल हैं या सेकेंडरी अल्कोहल हैं तो दोनों की ऑलमोस्ट जो प्रोडक्ट है वो सेम होगी। अब आपके पास एक सेकेंडरी अल्कोहल ऐसा आ गया है जिसमें एक साइड पे आपके पास वो यहाँ पे देखेंगे आपका अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। तो अब जैसे हमने अल्काइल हैलाइड के अंदर डिस्कस किया था कि जिसके अंदर हाइड्रोजन की तादाद कम होगी, उसी तरह से यहाँ पे भी एक आपके पास बीटा कार्बन है जिसमें हाइड्रोजन की तादाद कम है, तो एलिमिनेशन उसमें वो ईज़िली होगी और वहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा। तो ये 60% है और ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की मदद से होगा। तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट आ गई CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3 प्लस H2O। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके टर्शियरी अल्कोहल की। तो टर्शियरी अल्कोहल में अगर आप देखें तो ये है आपके पास CH3 और OH प्लस H2SO4। तो यहाँ पे हमें जो अल्कोहल की कंसनट्रेशन की ज़रूरत होती है वो कितनी होती है 20% तक, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड की, और जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है। तो जैसे ही हम लोग इसकी एलिमिनेशन करेंगे तो CH3, अब आपके पास देखा जाए तो जो बीटा कार्बन है वो कितने के आपके पास अल्फ़ा कार्बन हो गया, एक बीटा कार्बन ये है, एक बीटा कार्बन ये है और एक बीटा कार्बन, तो तीन आपके पास बीटा कार्बन है। तो अब यहाँ पे इक्वालिटी के साथ जिस यहाँ से मर्जी हम लोग हाइड्रोजन की रिमूवल कर सकते हैं। तो CH3 डबल बॉन्ड एंड CH2 प्लस H2O। अच्छा, एक और केस भी है वो भी देख लेते हैं। CH3 अच्छा जी, अब ये आपके पास देखें तो ये है आपका अल्फ़ा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। याद रखें इसको जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा, नो रिएक्शन। उसकी कोई वजह बता सकता है? तो इसकी वजह देख लें। अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें
अल्फ़ा कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो हैं लेकिन बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो जब तक बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं होंगे तो आगे एलिमिनेशन नहीं हो पाएगी। तो ये है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा जी, हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे पास तीसरा रिएक्शन है, तीसरी प्रिपरेशन है, वो है डिहाइड्रेशन ऑफ डिहेलोजिनेशन ऑफ वेसिनल डाइहेलाइड। तो वेसिनल डाइहेलाइड को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक कंपाउंड CH3CH, ये आपके पास वेसिनल डाइहेलाइड है, ऐसा कंपाउंड जिसमें एडजेसेंट कार्बन के साथ हैलोजन मौजूद होंगे, उसे हम वेसिनल का नाम देते हैं। तो ये देखिए आप, तो आपके पास एक अगर कार्बन ये है तो इसके साथ एडजेसेंट कार्बन ये है, तो एडजेसेंट कार्बन के साथ आपके पास दोनों के साथ हैलोजन मौजूद है। इस हैलोजन को जब हम लोग, इस कंपाउंड को जब हम लोग जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे किसी अल्कोहल की मौजूदगी में, ख़ास तौर पे CH3OH यानी मेथनॉल की मौजूदगी में, तो इस दोनों जो आपके पास कार्बन होंगे उनके ऊपर से हैलोजन की रिमूवल हो जाएगी। तो ये बन जाएगा ZnCl2 प्लस, और नेक्स्ट आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, CH3 और CH डबल बॉन्ड CH बन जाएगा CH2। तो ये हमारे पास देखें, इसका नाम जो हमारे पास था वो क्या था, 1,2 प्रोपेन प्रोपाइल डाइक्लोराइड। ये आपके पास 1,2 प्रोपाइल डाइक्लोराइड था। तो जो हमारे पास उससे कंपाउंड बना उसको क्या हम कहेंगे, 1 प्रोपेन। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से हमारे पास एक और कंपाउंड है, एक और एग्जांपल हम यूज़ करते हैं। तो आपके पास है CH3CHCl और फिर Cl है और CH3 है। जब इसको हम लोग जिंक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ZnCH3, तो आपके पास क्या बनेगा जी, ZnCl2 प्लस CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो ये देखा जाए तो आपके पास जो कंपाउंड है उसका नाम क्या हो गया, 2,3 ब्यूटाइल डाइक्लोराइड। इससे आपके पास क्या बना, 2 ब्यूटेन। तो ये थे वेसिनल डाइहेलाइड डिहेलोजिनेशन, यानी हमने रिमूवल की वेसिनल डाइहेलाइड की। नेक्स्ट हमारे पास जो और रिएक्शन प्रिपरेशन आती है वो है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड होगा सबसे पहले तो आपने याद रखना है, अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे, उसे हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नाम दे सकते हैं। अब इसको जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से गुजारेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आपके पास CH2 तो अब ये चूँकि रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो होता है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है, तो एट एनोड रिएक्शन कुछ होंगे, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी।
फिर ये वाला जो आपके पास है ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा 2 इलेक्ट्रॉन प्लस CH2 इसको हम बजाय इस तरह लिखने के हम इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अच्छा जी, अब ये जो एक इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, इसमें हमारे पास एनोड के ऊपर यहाँ पे 2 रेडिकल जनरेट हो गए हैं। अब फर्दर क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगी। तो रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास और 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बन जाएंगे, यानी ये यहाँ पे होमोलाइटिक ब्रेकेज होगी, यहाँ पे होमोलाइटिक ब्रेकेज होगी, एक रेडिकल इधर और एक रेडिकल इधर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी ये जो रेडिकल बनेगा कार्बन के ऊपर, ये कार्बन ऑक्सीजन वाला, और इस तरह से ये कार्बन ऑक्सीजन वाला रेडिकल आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। अब ये दोनों रेडिकल जो हैं ये रिएक्शन करेंगे, यानी आपके पास है जी CH2 रेडिकल बन गया और ये CH2 ये आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपने याद रखना है। एट नेक्स्ट हमारे पास है एट एनोड एट कैथोड रिएक्शन। एट कैथोड पे हमेशा हमें पता है रिडक्शन ही होती है। तो देखें ये जो रिएक्शन है वाटर मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन करेंगे और क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस, और साथ में 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे। अब ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये 2Na के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या बनेगा, 2NaOH। तो ये आपने याद रखना है कि कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस भी हम लोग अल्कीन की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। पहला ड्रॉबैक ये है कि हम इसकी मदद से इसकी मदद से हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल कंपाउंड ही बना सकते हैं। सिमेट्रिकल alkenes can only be formed, इसकी मदद से हम सिमेट्रिकल अल्कीन ही बना सकते हैं। दूसरा, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट्स और ऑब्टेन्ड, यानी हम इसकी मदद से साइड प्रोडक्ट्स भी हासिल कर सकते हैं, जबकि हमें सिर्फ अल्कीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे चूँकि हमें नंबर ऑफ़ साइड प्रोडक्ट्स मिल रही होती है, इसलिए फिर हम इसको कम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, लास्ट वन आपके पास मेथड है, वो है पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस, या फिर इसे एक और नाम दिया था एसिटाइलिन। आपके पास पार्शियल हाइड्रोजनेशन की जाती है 2 तरीक़ों से। तो ये आपके पास कोई कंपाउंड है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो जैसे ही मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऐड की जाएगी ये रिएक्शन प्रोसीड करवाया जाता है पैलेडियम
बेरियम सल्फेट की मौजूदगी में, और साथ में हम लोग क्या करते हैं, क्विनोलिन को इस्तेमाल करते हैं। यानी इस रिएक्शन को हम पॉइजन कर देते हैं और इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, सिस अल्कीन बनती है। तो ये जो रिएक्शन है, ये यहाँ पे जो हमने कैटलिस्ट इस्तेमाल किया, इस कैटलिस्ट को हम क्या नाम देंगे, लिंडलर कैटलिस्ट या लिंड्स कैटलिस्ट भी इसे कहा जा सकता है। तो यहाँ पे आपके पास था जी कंपाउंड एसिटाइलिन, और इसकी मदद से हमें क्या मिला, सिस अल्कीन हमारे पास हासिल होगी। सिस अल्कीन याद रखें वो होता है जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइडों पे, यानी अगर ये देखा जाए डबल बॉन्ड है तो इसकी दोनों साइडों पे ऊपर सेम ग्रुप है और नीचे भी सेम ग्रुप ही अटैच है, तो इसको हम सिस अल्कीन का नाम देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक और तरह से हम हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। आपके पास है एसिटाइलिन, जब इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की बजाय नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कैटलिस्ट यूज़ करेंगे सोडियम को, और साथ में लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है, और -33 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर रखा जाता है। तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो सिस अल्कीन की बजाय क्या बनेगा, ट्रांस अल्कीन बन जाएंगे। तो ये इस रिएक्शन जिसमें हमें ट्रांस अल्कीन मिला, तो जो इसके अंदर हम लोग सोडियम और लिक्विड अमोनिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, बर्क्स रिडक्शन। तो ये थी जी रिएक्शंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस तरह के मज़ीद टॉपिक हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।